सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना वायरस के बायस आलमी मईशत को होने वाले नुकसान को 1930 की दिहाई के ग्रेट डिप्रेशन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा इक्तिसादी बहरान करार दिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक कोरोना के नतीजे में आलमी जीडीपी में तकरीबन 2.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा आइंदा 2 साल में आलमी मईशत के 5,000 अरब डॉलर निकल जाएगी। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। कोरोना ने इस फैक्ट्री में ब्रेक लगा दी है। चीन में मजमूई तौर पर 25 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी मईशत 40% तक सुकड़ सकती है। अमेरिका में 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। फजाई सर्विसेज और दुनिया भर की सियाहत की सनत में 80% से ज्यादा कमी का खदशा है। फजाई कंपनियों को 113 अरब डॉलर्स तक नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। दुनिया की 70% फजाई कंपनियां मुस्तकबिल करीब में बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। कोरोना की वबा आलमी मईशत के लिए मजीद कितनी तबाही ला सकती है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फ्रांसीसी मईशत इस साल यानी 2020 में 8% तक सुकड़ जाएगी। इन हालात के बायस फ्रांस के सालाना कौमी जो बजट होगा उसमें जो खसारा है वो बढ़कर जीडीपी का 9% के बराबर हो जाएगा, जो दूसरी आलमी जंग के बाद से लेकर आज तक का एक नया रिकॉर्ड होगा। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? यहां अब तक तमाम सेक्टर्स के अंदर 1 से 3 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत में 3 से 5% जो जीडीपी का हदफ था वो हासिल नहीं हो सकेगा। यौमिया कारोबार और लेन देन बंद होने से हुकूमत को मिलने वाले टैक्सों में कमी हो रही है। पाकिस्तान टैक्सों की मद में 1000 अरब रुपए तक टैक्स कम जमा कर पाएगा और माहिरीन का तखमीना है कि दुनिया की मईशत 2022 तक मामूल पर आने के काबिल शायद हो सकेगी। मेरे साथ जो इंतहाई पाकिस्तान की मोतबर शख्सियत, पाकिस्तान के नामवर माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सूरत हाल डॉक्टर साहब, पाकिस्तान से लेके नॉर्थ साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट, पूरी दुनिया 195 मुल्क इस वक्त इसकी जद में है, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ इस तरह मुख्तलिफ है कि जब से ये हुकूमत आई, ये हुकूमत अपने तौर पर इकॉनमी को रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रही थी। उस रीस्ट्रक्चरिंग में इकॉनमी बहुत सफ़र कर रही थी, लोग सफ़र कर रहे थे और साथ ही पर कोरोना एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो अब इमरान खान साहब के पास तकरीबन आप समझ लें 3.25 साल का वक्त है। वो जो पहले कर रहे थे उसको ठीक करेंगे या ये जो नया कोरोना का अजाब है इससे निपटेंगे? मेरे ख्याल में जो पुराने को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, एक चीज तो ठीक हो गई थी, वो करंट अकाउंट डेफिसिट था। हमारा जो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज था वो बिल्कुल ठीक हो गया था, काबू में बिल्कुल आ रहा था। और अगर मैं जुलाई से लेकर फरवरी तक का महीना देखूं, जो हमारे लिए एक नॉर्मल सूरत हाल थी, एब नॉर्मल सूरत हाल तो मार्च के बाद से लॉकडाउन से शुरू हुई है, लेकिन जुलाई फरवरी तक तो नॉर्मल था। तो उसमें हमारे करंट अकाउंट के खसारे में काफ़ी कमी हो गई थी। तो ये एक अच्छी शुरुआत तो की थी, लेकिन जिस तरीके से, और ये बहुत अहम है समझने के लिए, जिस तरीके से बैरूनी अकाउंट के खसारे को कम करने की कोशिश की गई, वही हमारी तबाही का एक तरीके से रूट कॉज बन गया और उसी ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। हमारी इकनॉमिक ग्रोथ था, आप देखें कि यही IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह उस वक्त प्रोजेक्शन कर रहे थे कि ये 2.4 से लेकर 2.7% इस पर ग्रोथ होगा। और इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा, वो नेगेटिव जोन में पिछले 2 साल से चल रहा है, वो अभी भी नेगेटिव जोन में था। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, हमारे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट गिर रहे थे, बजट का खसारा बढ़ रहा था। और ये इसलिए हो रहा था कि
बैरूनी अकाउंट को खसारे को कम करने के लिए जो स्टेट बैंक ने IMF के कहने पे जिस जो पॉलिसी शुरू की थी वो थी डिस्काउंट रेट को बढ़ाना और करेंसी को डिप्रिशिएट कर देना, यही, और साथ साथ तमाम यूटिलिटीज की प्राइसेस को बढ़ाना, गैस, बिजली और इसके बढ़ने की रफ्तार भी जो है वो कई 100% बढ़ रहे हैं, कभी 80% बढ़ रहे हैं, मतलब पागलों की तरह हम हर काम कर रहे थे। उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज्यादा कमजोर किया। तमाम पॉलिसीज, इट हैज कॉज्ड एंड लेट मी रिपीट irreparable damage to Pakistan's economy. Who is responsible? Governor, Central Bank and Hafiz Sheikh. अब उस पे आ गया कोरोना, जिस पे आपने कहा नीम और नीम का चढ़ा, अब ये कोरोना आ गया। यकीन करें कि हम इस हालत में नहीं होते फरवरी तक, अगर ये पॉलिसी हमारी जो चल रही थी ये ना चलती, तो हम आज इतने वल्नरेबल ना होते कोरोना की वजह से कि एक तरफ लाइफ और दूसरी तरफ लाइवलीहुड, इस पे हमें फैसला करने की जरूरत पड़ रही है। लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, इंसान को बचाओ या नौकरी को बचाओ लोगों के। ये हम इस हालत में शायद नहीं पहुंचते, इतने बुरी तरीके से नहीं पहुंचते कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऑप्शन ही खत्म हो गया हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोरोना ने तो सारी दुनिया में तबाही फेरी है, हमारे यहाँ भी फेरेगा, लेकिन हमारे यहाँ उस वक्त फेरेगा जब हम ऑलरेडी डाउन हिल में थे। उस डाउन हिल को इसने जरा एक्सेलरेट कर दिया है और ये थोड़ा डीप भी हो जाएगा, निकलते निकलते भी हमें इसमें वक्त लगेगा, हम कर्जों के बोझ तले बहुत ज्यादा दब जाएंगे। अच्छा, चूंकि आपने कर्जों की बात की डॉक्टर साहब, तो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया से और जो आलमी इदारे हैं उनसे अपील की, और सिर्फ अपने तौर पे यानी अपनी हद तक नहीं, बल्कि उन्होंने जो तरक्की पजीर दुनिया है उनकी तरफ से उन्होंने एक अपील की कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो तरक्की पजीर ममालिक के कर्ज़ों में कमी करें, यानी माफ़ कर्ज़े जो हैं वो वेव ऑफ कर दें कुछ, या जो मार्कअप है वो वेव ऑफ कर दें, लेकिन उसको डेफर तो कर दिया गया है, अभी तक वेव ऑफ नहीं किया गया। तो ये इमरान खान साहब की मासूमाना ख्वाहिश है, हो सकता है कि आलमी मालियाती इदारे कर्ज़े माफ़ कर दें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक टीम थी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया, और ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने मिसगाइड किया प्राइम मिनिस्टर को। ये ऐसे ही था कि प्राइम मिनिस्टर आउटसाइड दी ऑफिस स्टंप और लेग साइड के बाहर गेंद फेंक रहे थे, ऑफ साइड के बाहर गेंद फेंक रहे थे, और अपनी गेंद को जाया किया। विकेट पे गेंद नहीं कराई उन्होंने, 6 बॉल अपने जाया कर दिए, विकेट पे एक भी गेंद नहीं फेंका उन्होंने। और वो हुआ ये है कि इन्होंने बड़े सही तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया से अपील की, और खासकर इन्होंने जो अमीर मुल्क थे उनसे अपील किया कि जी हम जो गरीब मुल्क हैं उनमें बड़ी तबाही मची है, तो आप उन्हें डेट रिलीफ प्रोवाइड करें। तो अमीर मुल्क इस वक्त कौन है? पहले G7 हुआ करता था, अब G20 कहलाते हैं। दुनिया के 20 जो पावरफुल मुल्क है माशी तौर पे वो इसके हैं। अब उनसे अपील किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ने तो वैसे ही कह दिया था। देखिए, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बड़ी चालाकी से प्राइम मिनिस्टर की एफर्ट को एक डिफ्लेक्ट कर दिया, और वो कैसे किया कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलकर G20 ममालिक से अपील कर दिया, अच्छा, कि आप डेट रिलीफ प्रोवाइड करें, यानी कि हमारी तरफ ना आए, आप हमसे डेट रिलीफ ना मांगे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे उन्होंने ऑलरेडी G20 से अपील कर दिया कि आप डेट रिलीफ प्रोवाइड करें। अब G20 ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम डेट रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने कुछ 76 मुल्कों को आइडेंटिफाई किया जो गरीब के डेफिनेशन में आते हैं, और गरीब के डेफिनेशन जो है उसमें 3 तरह के लोग हैं। एक वो है जो हाईली इंडेटेड पुअर कंट्रीज हैं, दूसरे वो हैं जो आइडा एलोन, जो चीप लोन जिन्हें वर्ल्ड बैंक देता है जिन मुल्कों को, उसको आइडा एलोन कंट्री कहते हैं, और कुछ वो मुल्क हैं जो 17 के करीब वो मुल्क हैं जो ब्रेंड कंट्री कहलाते हैं।
जो आइडा से भी लोन मिलता है और एक IBRD लोन भी मिलता है, यानी कि चीप लोन भी मिलता है और जरा नॉन चीप जो मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट के लोन है वो भी वर्ल्ड बैंक उसको देता है। तो पाकिस्तान ब्रेंड कंट्री में था, तो 17 मुल्कों में पाकिस्तान भी शामिल हो गया और हमें उस 76 मुल्कों का जो डेट पेमेंट बन रहा था बिटवीन मार्च 1 से लेकर दिसंबर 1 तक, यानी 8 महीने में इन 76 ममालिक के जो डेट पेमेंट ड्यू था G20 ममालिक को, वो तकरीबन $12 बिलियन था। सही है, ठीक है। वो उस $12 बिलियन में बिलियन इन्हीं मुल्कों के प्राइवेट सेक्टर के लोन है। तो अब G20 के ममालिक ने अपने ही वो प्राइवेट सेक्टर से भी कहा कि जी ये 3 बिलियन आप भी इसी को आप भी डेट रिलीफ प्रोवाइड कर दे 8 महीने के लिए। अभी तक उन प्राइवेट सेक्टर ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। तो ये जो $12 बिलियन हमारे यहाँ एकदम वफा की शक्ल में मीडिया के जरिए से फैला और हमने समझा कि हमें $12 बिलियन के वो रिलीफ मिल गया, ये बिल्कुल गलत बात थी। 76 मुल्कों का 8 महीने में जो डेट पेमेंट ड्यू था G20 कंट्रीज को, ये उनके लिए था। राइट। अच्छा, पाकिस्तान को इससे कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं मिल सकता है। अच्छा, लेकिन ये डॉक्टर साहब इस पे तो बड़ा खुशी के ढोल पीटे जा रहे हैं कि $12 अरब कर्ज की वापसी के लिए एक और साल मिल गया। आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो नहीं मिला क्या? या देखिए ना, वो 12 बिलियन किसका था? वो 76 मुल्कों का कंबाइंड था। 76 मुल्कों का वो कंबाइंड डेट पेमेंट ड्यू था 8 महीनों में, मई 1 से लेकर दिसंबर 1 तक में। ये 2020 की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का तो उसमें बहुत थोड़ा सा पैसा है जो हमें देखिए, पाकिस्तान पे G20 में 7-8 मुल्क है जिससे पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं। उसमें चीन है, उसमें सऊदी अरब है, उसमें अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इस किस्म के मुल्क है, सही वगैरह भी है। तो चीन का डेट तो हमने वैसे भी उनका अगर डेट ड्यू भी है तो हम नहीं पेमेंट करेंगे उनकी। क्यों? अगर मैं माइक पॉम्पियो के स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर लूं, मेक नो मिस्टेक, वी विल नॉट अलाउ IMF टू लेंड मनी टू रीपे चाइनीज डेट। वी विल नॉट अलाउ IMF टू लेंड मनी टू पाकिस्तान टू रीपे चाइनीज डेट। भूल गए हम सब मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो नहीं चाइना को दे सकते थे। तो बल्क ऑफ जो डेट पेमेंट था अगर 8 महीने में जो ड्यू होता वो चाइना का ज्यादा था, तो वो तो हमने वैसे ही पे करना था। वो हमारा जो था बहुत थोड़ा सा इसमें अगर मिला भी, पाकिस्तान ने अगर रिक्वेस्ट भी किया उन लोगों को, तो उसमें बहुत थोड़ा ही हमें मिलेगा, बहुत थोड़ा बेनिफिट। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कहता कि सर आप मल्टीलेटरल एजेंसीज से को अपील करें, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक को अप्लाई करें, यानी आप IMF को करें, आप वर्ल्ड बैंक को करें, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक को करें कि ये अपने डेट को के पेमेंट को पीछे की तरफ या फ्रीज कर दे इस वक्त। राइट, यानी तरक्की याफ्ता मुल्कों से अपील करने के बजाय इन इदारों को अपील करना चाहिए थी। जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने चालाकी से प्राइम मिनिस्टर को डिफ्लेक्ट कर दिया, उन्होंने खुद अपील कर दिया G20 मुल्कों से, तो बॉल जो है G20 को फेंक दिया उन्होंने। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इमदाद पाकिस्तान को इस वक्त डॉक्टर साहब जो इमदाद पाकिस्तान को मिल रही है या मिल चुकी है, मैं मुख्तसर आपके और अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अगर मौशी दबाव है, पाकिस्तान की मईशत अगर सुगड़ रही है, तो पाकिस्तान को मौशी मदद भी मिल रही है। IMF ने $1 अरब 39 करोड़ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए हैं, जो पाकिस्तान ने उनसे मदद के लिए दरख्वास्त की थी। वर्ल्ड बैंक जो है वो तकरीबन $1 अरब का ऐलान कर रहा है पाकिस्तान को मदद करने के लिए। अमेरिका $80 लाख की मदद का ऐलान कर रहा है। जापान पाकिस्तान के लिए $21,60,000 की इमदाद का ऐलान कर चुका है। इसके अलावा चीन से माली इमदाद उस तरह नहीं, लेकिन मास्क, हिफाजती सामान, वेंटिलेटर्स की इमदाद पाकिस्तान को मिली है। ये भी जाहिर बात है इस वक्त एक रिलीफ है पाकिस्तान के लिए। बरतानिया जो है वो 26,70,000 पाउंड्स इमदाद का ऐलान कर चुका है।
एशियाई तरक्याती बैंक जो है ADB, उसने 1.7 अरब डॉलर्स की मुआवनत की यकीन दहानी करवाई है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। तुर्की की तरफ से भी पाकिस्तान को 63,000 से ज्यादा मास्क, हिफाजती सामान और सफाई सुथराई के सामान को मुहैया करने का वादा किया था, जिसमें से बहुत कुछ मिल चुका है। तो डॉक्टर साहब, ये जहां स्ट्रेस है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त, वहीं पे हमें कुछ रिलीफ भी मिला है। तो ये जो रिलीफ अगर मिल जाता है, ये जो सारे दावे ऐलानात हैं, अगर ये पाकिस्तान को पैसा मिल जाता है तो फिर तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस मुश्किल से बाहर आने में। आपने 3 हज़ारों का नाम लिया है, इसमें IMF का 1.39 बिलियन डॉलर, आपने वर्ल्ड बैंक का भी कहा कि 1 बिलियन डॉलर वो भी है, और हमने रिक्वेस्ट भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.7 बिलियन डॉलर की है। इन तीनों को अगर निकाल दें आप तो बाकी क्या बचता है? फ्यू मिलियन डॉलर ही है ना। 80 लाख तो आपने कह दिया, 8 मिलियन डॉलर है ये। अमेरिका जैसे मुल्क से 8 मिलियन डॉलर, और उसमें हम खुश हो रहे हैं। 8 मिलियन, पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके पास बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ होगा ये 8 मिलियन डॉलर। सही। वो 3 जो बड़े अदारे थे उन्होंने क्यों हमें दे दिया फटाफट? देखें, ये जो क्वार्टर था ना हमारा, अप्रैल से लेके ये जून के महीने का क्वार्टर, जिसमें से ये आखिरी क्वार्टर हमारा गुजर रहा है इस माली साल का, पाकिस्तान को 3.2 बिलियन डॉलर के कर्ज वापस करने हैं। तो ये पाकिस्तान पे बड़ा बर्डन होता इसको वापस करने का। रिजर्व नीचे चले जाता, आपके एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ता। तो हुआ ये है कि इन अदारों ने इसमें यही 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा इसी 3 मुल्कों के थे, उन्होंने उसको सिंपली रीफाइनेंस कर। वर्ल्ड बैंक, अगर IMF ने आपको 1.39 या 1.4 बिलियन डॉलर दिया, आपसे लिया, दूसरे हाथ से वो ले लेगा आपसे। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक आपको 1 बिलियन डॉलर एक हाथ से देगा, दूसरे हाथ से ले लेगा, क्योंकि डेट पेमेंट ड्यू है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी हम यही कि आपको भी तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर के करीब आपको पेमेंट करने हैं हमने इस क्वार्टर में, आप हमें दे दें। तो उससे हमने 1.7 का रिक्वेस्ट किया हुआ है। अगर वो 1.7 मिल जाता है तो 1.4 उनको हम दे देंगे। तो ये क्या हो रही है? ये कोरोना के वजह से हमें बेनिफिट मिल रहा है, या हमें जो डेट की पेमेंट थी, जो 3.2 बिलियन डॉलर हमने अप्रैल से लेके जून के क्वार्टर में पे करनी थी, और तीनों जो बड़े मल्टीलैटरल अदारे हैं इनको पेमेंट करना था, इन्होंने सिंपली रीफाइनेंस कर दिया उसको। दैट्स इट। एक हाथ से देकर दूसरा हाथ से ले लिया। सही। तो हम पे लोन चढ़ा ना भाई, हम पे लोन चढ़ा। राइट। अच्छा, 2 आखिरी सवाल डॉक्टर साहब। एक तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मईशत में सहारा होता है जो रेमिटेंस पाकिस्तान से ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से भेजते हैं। अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो खुद या तो बेरोजगार हो चुके हुए हैं, जो जॉब करते थे, जिनके अपने कारोबार थे उनके कारोबार वैसे ही बंद हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, जैसे हमारे पाकिस्तान में कारोबार बंद हैं। तो अब अगर वो कमाएंगे नहीं तो वो पाकिस्तान को रेमिट भी नहीं करेंगे, पैसे भेजेंगे भी नहीं। तो ये कितना बड़ा बोझ होगा अगले बजट के ऊपर पाकिस्तान की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे लिए बड़ा कंसर्न है, खासकर बैरूनी अकाउंट के खसारे में बड़ा रोल प्ले करता है। ये 20 से 22 बिलियन डॉलर जो हमें मिलता था रेमिटेंस की शक्ल में, ये बहुत बड़ा एक रिसोर्स था जिसमें कमी ज़रूर आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। खासकर देखें कि हमारा बल्क ऑफ जो हमारा रेमिटेंस है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज से आता है। सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, कुवैत है, इन मुल्कों से आता है हमारे पास में। और तेल की कीमतें कम होने की वजह से बिल्कुल ज़मीन पे लेट गई हैं तेल की कीमतें। इनके रेवेन्यू सारे उसी पर डिपेंड करते हैं इन मुल्कों के। तो उनके हैं तो वैसे ही बजट का खसारा हो जाएगा काफ़ी। उन्होंने बहुत सारे अपनी एक्टिविटीज़ को कट करना है, तो डेवलपमेंटल वर्क जो है उनके यहाँ कम हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क उनके यहाँ कम हो जाएंगे। तो ये हमारे जो मजदूर हैं ये ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे बेरोजगार ऑलरेडी हो चुके हैं, अब ये मुल्क के तरफ आने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये तो एक होगा चैलेंज। हम जैसे और भी मुल्क हैं जिसमें जो रेमिटेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिनकी इंडिया भी है,
बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, फिलीपींस भी है, ये सारे वो मुल्क हैं जो अफेक्ट होंगे रेमिटेंस की शक्ल में, और हमारे करंट अकाउंट में भी प्रेशर आएगा, शायद अगले माली साल में आ जाए। लेकिन एक फायदा यह है कि चूंकि अगले माली साल में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत डिप्रेस रहेगी, तो ये हमारे इंपोर्ट्स भी बहुत कम रहेंगे। तो हो सकता है कि हमें इतना ज्यादा करंट अकाउंट पे प्रेशर ना पड़े जितना हम अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मुल्क पे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। कुछ तो मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्लो डाउन होने की वजह से बहुत सारे लोग फारिग हो गए हैं, जो डेली वेजेस थे वो भी एक तरीके से वो भी बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें दोबारा रोजगार तलाश करना पड़ेगा। और जो बाहर से आ जाएंगे, चले वो महीने 2 महीने तो खा लेंगे, उसके बाद फिर यही नौकरी तलाश करेंगे वो भी, तो एक बेरोजगारी में भी हमारे यहाँ इजाफा होगा अगले साल, यानी माली साल। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आखिरी 2 मिनट में बजट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन। अब अगला चैलेंज हुकूमत के लिए जून में बजट लेकर आना है। बजट कैसे बनाएगी हुकूमत जब 1000 अरब का तो अभी शॉर्टफॉल है, और अब समझ नहीं आ रहा कि लॉकडाउन मजीद आगे 1, 2, 3 माह तक स्मार्ट लॉकडाउन रहता है, कौन सा लॉकडाउन रहता है, मईशत का पहिया चलेगा नहीं अभी अगले 1, 1.5, 2 माह तक नजर आ रहा है, तो बजट हुकूमत कैसे बनाएगी? देखिए, मेरे नजदीक आपने 1000 कहा, ये 1000 मेरे नजदीक 1000 नहीं है। अगर कोरोना की वजह से टैक्स के रेवेन्यू में अगर कमी होगी तो ये 400 से 500 बिलियन के करीब होगी, अब जून तक की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए कि वो जो 5500 लेके चले थे वो पागलों वाला टारगेट था, वो बिल्कुल मैडनेस था वो। और मैंने डे 1 से कहा था कि 4400 अरब अगर हो जाए तो मैं जाके हर एफबीआर के लोगों को सलाम करूंगा, उनकी कामयाबी पर उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने 4400 कर लिया। अब IMF ने 44 के बजाय 3900 कर दिया, 3900। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोरोना इम्पैक्ट है 500 का। बाकी जो थे वो तो ऐसे ही इररिलेवेंट टारगेट थे, हमें एक गाड़ी के पीछे लगा दिया था उन्होंने। अब अगले माली साल में जो है हमें मेरे नजदीक 42 से 4300 अरब से ज्यादा का टारगेट एफबीआर ना रखे, वरना यही हशर होगा जो इस माली साल में हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने अखराजात की तरफ देखे। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जैसे हमने बहुत अच्छे पैकेज भी लिया है इसी प्रेशर में, खासकर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रीज को देखें कि उनके टैक्स में कुछ कमी की जा सकती है। हमें चाहिए कि अब हमारे प्रोडक्शन के पहिए को किस तरीके से हमने तेज करना है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि लोग इतने ज्यादा बेरोजगार ना हो। तो इस पे हमें इंसेंटिव की तरफ हमें तवज्जो देना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इररिलेवेंट टारगेट टैक्स का ना रखें, IMF से निगोशिएट करें आप ठीक से। अब तो IMF तो ऑलरेडी अब एक नए सिरे से IMF का प्रोग्राम जो है होगा, वो तमाम अहदाफ तो धरे के धरे रह गए, अब ये एक नया होगा IMF के साथ में। तो उस वक्त गवर्नमेंट शुड बी वेरी केयरफुल। ये बिजली, गैस, पानी, इस पे कोई इसको अगर कम हो सकता है तो करें। तेल की कीमतें बिल्कुल कम की जा सकती हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप 100% पास ऑन कर दें कम कीमत आवाम तक, क्योंकि टैक्स के रेवेन्यू की जरूरत होती है, तो आप कोई टैक्स भी कमाएं और कुछ आवाम को भी पास ऑन करें। ये बड़ा रिलीफ होगा हमारे फैक्ट्रीज के लिए। बिजली की कीमत कम हो सकती है, बिल्कुल कम हो सकती है, गैस की कीमत बिल्कुल कम हो सकती है, करें उनके टैक्स के बर्डन को कम करें। आप इंडस्ट्री को रिवाइव करने की कोशिश करें, छोटी इंडस्ट्री को रिवाइव करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब। ये सबसे कि बहुत $1 मिलियन स्टेटमेंट ये डॉक्टर साहब ने जो एक तजवीज़ दी हुकूमत को कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम करने की कोशिश करें, और वो ये टैक्सेस की सूरत में और जो यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं उनकी सूरत में, ये डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर भी अगर ये कम होगा तो जारी बात है लोगों की घरेलू ज़िंदगी भी आसान, जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और इंडस्ट्री की जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो एक्सपोर्ट के लिए भी एवेन्यूज़ खुल सकते हैं और पाकिस्तान की मईशत दोबारा से चलती हुई नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 3 और पाकिस्तान के अहम 3 सेक्टर्स जिसमें कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, रेस्टोरेंट्स जो फूड सर्विसेज का सेक्टर है पाकिस्तान का, और जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कहते हैं, हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं, ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت 3 اہم سیکٹرز پاکستانی معیشت کے, ہمارے معاشرے کے, جہاں سرکولیشن آف ویلتھ یعنی پیسے کی ریل پیل روزانہ کی بنیاد پہ اور گھنٹوں کی بنیاد پر چل رہی ہوتی ہے, جو اب گزشتہ 2 ماہ سے ایک طرح سے رکی ہوئی ہے, اور لاکھوں لوگ, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وابستہ ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر پاکستان کے ان تینوں سیکٹرز کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنوینر ہیں آل پاکستان ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن کے اطہر سلطان صاحب, ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے. آپ کا بہت شکریہ. اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اجمل بلوچ صاحب, اور میرے ساتھ ہیں محمد احسن ملک صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ریکا اسلام آباد راولپنڈی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن. چونکہ اس وقت کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے اس کے لیے ابھی تک سب سے بڑا پیکیج اس حکومت نے متعارف کروایا ہے, تو اس پہ ان سے بات کریں گے. میں آپ سے آغاز کرتا ہوں اطہر سلطان صاحب. ظاہری بات ہے ریسٹورنٹس کے ساتھ ایک تو ریسٹورنٹ کا مالک ہے, پھر وہاں پہ آپ کے پاس ویٹرز ہیں, پھر آپ کے پاس سپلائی چین کے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ایک ریسٹورنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں بال واسطہ یا بلا واسطہ طور پہ. تو پچھلے 1.5-2 ماہ سے آپ کا سیکٹر جو ہے وہ تقریباً شٹ ڈاؤن کی صورتحال میں ہے, اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں افطار ڈنر ہوتے تھے, سحری کے لیے بھی بہت بڑا اہتمام لوگ کرتے تھے, تو اب یہ بھی ظاہری بات ہے ایک مہینہ جو ہے اس میں بھی اس طرح سے ریسٹورنٹس کام نہیں کر پائیں گے جیسے ہر سال رمضان میں کرتے تھے. تو اب تک مجموعی طور پہ کتنا نقصان آپ کے سیکٹر کو ہو چکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب ریسٹورانٹس ہیں پاکستان بھر میں, اور 20-22 لاکھ 10 لوگ اس میں کام کرتے ہیں. اس کی جو ٹوٹل ٹرن اوور تقریباً ایک ایسٹیمیٹ ہے وہ ہے تقریباً کوئی 1.25 سے 1.5 خراب روپے. خراب روپے؟ جی خراب روپے کی اس کی 1.5 سے 1.25 سے 1.5 خراب روپے کی اس کی ٹرن اوور ہے تقریباً سالانہ. اس میں جو سب سے زیادہ نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جی ایک ڈیلی کے بیسس پہ اس میں جو ہے نا ٹرن اوور ہوتی ہے, پیسہ آتا ہے پیسہ جاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے کہ پہلے ایک چیز بنے گی جس میں کروڑوں روپے لگیں گے, پھر جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ آگے اس میں انویسٹ کرے گا. اس میں تو 100 روپے 50 روپے سے لے کے 500 1000 2000 3000 روپے کی جو ہے وہ لاگت کا کھانا ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ روٹیشن چل رہی ہے. ایک اور بات جو اس میں نوٹ کرنے کی ہے بہت امپورٹنٹ, کہ یہ ایک اکلوتی شاید پورے پاکستان کی انڈسٹری ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو آج تک انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا, جو ایک اور زیادتی ہے اس کے ساتھ, لیکن یہ اکلوتی شاید ایک انڈسٹری ہے جس میں جو ہے وہ میجورٹی تقریباً کوئی 98 سے 99% جو اس میں مال استعمال ہوتا ہے وہ لوکل پروڈیوس کا ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں پولٹری, دہی, دودھ, تیل, گھی, چاول, سبزی, یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھ لیں تو لوکل ہی ہے جو اس میں استعمال ہوتی ہیں. تو اس میں یہ صرف انڈسٹری صرف خود ہی جو ہے وہ خسارے کا شکار نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو پاکستان کا ایگریکلچرسٹ ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے, جو لائف سٹاک اور ڈیری کی انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو وہ بھی سفر کر رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیجیے جو پولٹری انڈسٹری کا حال ہے کہ جو چوزوں کا ہر ساری جو ہے وہ سوشل میڈیا اور نارمل میڈیا میں بھی جو ہے وہ جو چلی کہ یہ چوزے پھک رہے ہیں, تو یہ کوئی ایسی بناوٹی بات نہیں ہے. اس میں یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ پولٹری انڈسٹری اس وقت بے تحاشا جو ہے وہ خسارے کا شکار ہے. اور صرف پولٹری نہیں, اس سے ریسٹورانٹ اور کیٹرنگ انڈسٹری سے اور بیکری انڈسٹری سے جتنے بھی لوگ ساتھ اس کے شامل ہیں وہ بے تحاشا خسارے کا شکار ہیں. تو یہ وہ ایک انڈسٹری ہے جو بہت تیزی سے جو ہے نا وہ آپ کی اکانومی میں جو ہے اس کا پہیہ چالو کر دیتی ہے. تو اگر یہ چل رہی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پاکستان میں صرف سندھی ایک ایسا ہے جس میں جو ہے وہ صرف رمضان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو شام 5 سے لے کے 10 بجے تک ڈیلیوری کی اجازت دی گئی اور ٹیک اوے ہے نہیں, جبکہ پورے پاکستان میں سحری تک کی اجازت ہے. اچھا, ایک امپلائی جب آلریڈی آ ہی کیا 5 سے لے کے 10 بجے تک کام کرنے کے لیے, تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ رات کو 12 بجے تک یا 1 بجے تک یا 2 بجے تک 3 بجے تک کام کر لے. اچھا, میں اس پہ آگے چل کے آتا ہوں, آپ سے آگے بات کروں گا آپ سے کہ اب آپ حکومت سے کیا توقع کر سکتے ہیں یا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ریلیف دے. احسن ملک صاحب, حکومت نے پہلی دفعہ اس حکومت نے جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ایک صنعت کا درجہ دیا ہے. جیسے ان کی شکایت ہے کہ ابھی تک ریسٹورنٹ کے سیکٹر کو صنعت کا درجہ نہیں مل سکا, لیکن کنسٹرکشن کو مل گیا ہے. تو کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ دونوں ظاہری بات ہے لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہے, تو کوئی آپ کو تو شکایت نہیں ہونی چاہیے, ابھی یہ ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو کنسٹرکشن پیکیج دیا ہے یہ کافی خوش آئند ہے اور بہتری کی جانب ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کچھ خامیاں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی امیجیٹلی ضرورت ہے، ورنہ جو یہ کنسٹرکشن پیکیج ہے شاید وہ دوررس نتائج نہ دے سکے جو گورنمنٹ اس سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ بریف کروں تو وہ یہ کہ یہ جو اس میں خرابی جہاں سے پیدا شروع ہوئی نا، اس گورنمنٹ میں آ کے ایف بی آر میں سب سے پہلے ایک ورڈ یوز ہوتا تھا ریل اسٹیٹ کے لیے، اموویبل پراپرٹی۔ اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا، انہوں نے بلٹ اپ پراپرٹی اور نان بلٹ اپ پراپرٹی کے ٹینیور ڈیفرنٹ کر دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے کنسٹرکشن کو فوکس کیا، جو کہ پی ایم صاحب کو کنوے کیا گیا یا جیسے بھی ان کے ذہن میں ڈالا گیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بہتر ہے اور آپ اس کو لے کر چلیں گے۔ یعنی بلٹ اپ پراپرٹی کی بات کی، نان بلٹ اپ کی نہیں، نان بلٹ اپ کی بات نہیں کی، جبکہ پی ایم صاحب اس چیز کو اوور لک کر گئے کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے وہ لینڈ کے اوپر ہونی ہے۔ اگر آپ ریئلٹرز کو اس میں سے مائنس کریں گے اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان جو گورنمنٹ اٹھا رہی ہے اور اٹھائے گی آنے والے ٹائم میں، جو میں پبلک ایزیوم کرتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے 8 ملین پلس اوورسیز پاکستانیز کو جس نے ڈچ کیا ہے، جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، یہاں پہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ان کو ایک ہی ایونیو سیکیور نظر آتا تھا جس میں وہ اپنا پیسہ لگاتے تھے اور جس پہ وہ ویٹ کر لیتے۔ باہر بیٹھا ہوا آدمی یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتا، وہ ایک ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ہی انویسٹمنٹ کر سکتا تھا، سیکیور انویسٹمنٹ سمجھتے تھے۔ وہ اب پاکستان میں اس گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ان کو ڈبل مار پڑی ہے۔ ایک تو ریل اسٹیٹ سیکٹر پریس ہوا ہے، پرائسز نیچے آئی ہیں، پلس انفلیشن کی وجہ سے، اور پلس لوگوں نے انویسٹمنٹ ڈالرز میں کرنی شروع کر دی، ڈالر کے ریٹ کہیں اوپر چلے گئے۔ ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس اپرچونٹی یہ اویلیبل ہے، بجٹ آ رہا ہے، اس میں یہ اسپیشلی اس سیکٹر کو دیکھیں۔ ہم نے آلریڈی پرائم منسٹر صاحب کو درخواست کی ہوئی ہے، چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو ریکویسٹ بھجوائی ہوئی ہے ملاقات کے لیے بھی، اور کہا ہے ان کو آپشنز بھی دیے ہیں کہ اگر آپ یہ پوائنٹ ان میں ایڈ کر لیں گے تو یہ بہتری کی طرف چل پڑے گا۔ رائٹ، عزیز الملک صاحب، ابھی بھی لاک ڈاؤن ہے، اگرچہ حکومت کہہ رہی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، بہت سارے کمرشل ایریاز، مارکیٹس، شاپس جیسے اسلام آباد میں بلو ایریا ہے یا آپارا مارکیٹ ہے، اور بہت سارے G9 مرکز، یہاں بہت زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی رہتی تھی، اس کے علاوہ شاپنگ مالز ہیں، بہت ساری جگہ بند ہیں، لیکن گزشتہ کوئی 8-10 روز سے بہت ساری جگہیں کھل بھی رہی ہیں، تو کچھ ریلیف مل رہا ہے لوگوں کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی صورتحال پہلے والی؟ سر نہیں، دیکھیں مطلب کافی عرصے سے ہم تو 1 مارچ سے اس مشکل میں، جب سے کرونا کی آواز آئی ہے تو کاروبار عام لوگوں کا ختم ہو گیا تھا، کھانے پینے کی اشیاء اور میڈیکل سٹور چل رہے تھے، تو تاجر تو بڑی مشکل میں چلا گیا ہے۔ جو بند دکانیں پڑی ہیں ان کے پاس سرمایہ اپنا نہیں ہوتا، سارا مال ادھار کا ہوتا ہے 80 سے 90%، ہر روز کی بنیاد پہ انہوں نے پیسے دینے ہوتے ہیں، گھر سامان خود لے جانا ہوتا ہے، تو ابھی اتنے حالات مشکل ہو گئے ان کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کئی دکاندار دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شٹر کو اوپر کرتے ہیں، کسی سے پوچھتے اگر کچھ نے کچھ نہیں ہو، چیز لیتا جائے دکان کوئی گاہک تو وہی پیسے لے کے گھر کا سودا لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ حالات ہو گئے۔ گورنمنٹ نے کوئی ریلیف ابھی تک نہیں دیا ہے، کوئی ریلیف پیکیج دے دیتے، کوئی ہم نے ٹریڈرز کو نہیں دیا، باقی لوگوں کو دیا ہے۔ جو چھوٹا ٹریڈرز ہے نا وہ اس میں بڑی مشکل میں چلا گیا ہے۔ لیکن یوٹیلیٹی بلز میں جو ریلیف دیا ہے وہ تو سب کے لیے کوئی نہیں دیا، مطلب اس میں دیکھیں نا قرضوں کے اندر جو نہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل پرسوں کسی جگہ پہ میٹر اتارنے شروع کر دیں واپڈا نے، انکم ٹیکس کے لوگوں نے لوگوں کے جو دکانیں کھلی ہیں ان پہ جا کے کہا ایڈوانس ٹیکس ادا کریں۔ حالانکہ یہ تو حکومت کی پالیسی کے خلاف ہے، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یوٹیلیٹی بلز آپ کو 3 مہینے تک ڈیفر ہو سکتے ہیں، لیکن یہی تو بات ہے نا کہ نچلی سطح پہ ایکشن لوگوں کو کہتے ہیں نہیں بھائی میرے پاس کوئی ریٹرن آرڈر نہیں آیا میں تو اتاروں گا، تو یہ وہ پرابلمز ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح ہر مارکیٹ میں 15 سے 20 دکانیں کھلی ہیں جس SOP کے تحت، اگر باقیوں کو بھی اسی SOP کے تحت کھول دیا جائے، اور یہ ایک SOP میں ایک ایسی چیز شامل کر لی جائے جیسے باہر ملک میں کسی ملک نے کیا ہے کہ بچہ، خاتون، بزرگ یہ مارکیٹ میں نہ آئے، گھر کا ایک فرد آئے اور جو بھی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت دکانداروں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے کس SOP کے تحت کام کرنا ہے، کیونکہ ان کی جان کے لیے بھی ضروری ہے، کسٹمر کو بھی پتہ ہے۔ جو دکانیں کھلی ہیں باہر دائرے لگے ہیں، 6-6 فٹ پہ لوگ کھڑے ہیں، رسی بندی ہے، سینیٹائزر رکھا ہے، ایک کسٹمر اندر آتا ہے چیزیں لے کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو اس طرف تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے، ہمیں کچھ ٹائم کے لیے کہ پہلے ہفتے میں 4 دن کے لیے ایک مخصوص ٹائم 4-5 گھنٹے کھولے، بالکل صحیح،
پھر اگلے ہفتے میں 1 گھنٹہ بڑھا دیں, اس سے اگلے ہفتے یعنی میں کمپلیٹ شٹ ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو آپ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, تو اس میں یہ چیز بڑی اچھی ہو سکتی ہے کہ ہم پہلے ہفتے میں 4 گھنٹے کر لیں دن میں. لوگوں کو حوصلہ آ جائے گا کہ میں جاؤں گا شاپ پہ, کوئی نہ کوئی چیز لے جائے گا, میرا گھر کا خرچہ چل پڑے گا. اس وقت حالات بہت ہی بظاہراً تو یہ تجویز جو ہے وہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو WHO نے بات کہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے, اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, پھر ان تینوں سٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. WHO عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ جولائی تک پاکستان میں ابھی جو کیسز 11-12 ہزار تک پہنچ چکے, جولائی تک پاکستان میں کرونا کے متاثرین کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعی ایسا ہو جائے تو یہ پاکستان جیسی کمزور معیشت اور پاکستان جیسے پسماندہ نظام صحت کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ جو تینوں عام سٹیک ہولڈرز جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. تو عطا سلطان صاحب, آپ کے مطالبات ظاہری بات ہے اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جو کسی حکومت نے خود سے پیدا نہیں کی ہے. یہ ایک قدرتی ناگہانی آفت ہے اور دنیا کا ہر ملک 195 ملک اس سے متاثر ہو چکے ہیں, پاکستان بھی اس میں شامل ہے. حکومت ایک حد سے زیادہ ریلیف نہیں دے سکتی کیونکہ حکومت کی معاشی مجبوریاں ہیں. تو اب یہ ون ون سچویشن پیدا کرنا پڑے گی نا, حکومت بھی اور جو سارے سیکٹرز ہیں معیشت کو چلانے والے, ایک ایسی سچویشن ہو کہ جس میں دونوں کے لیے کامیابی ہو, دونوں کے لیے راستہ نکل سکے. دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ اس میں کوئی, یہ میں کلیئر کر دوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک آفت ہے اور یہ حکومت جس طرح اس سے نمٹ رہی ہے, جو اس نے اقدامات اٹھائے, ہم نے ہمیشہ اس کو سراہا بھی ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی کاروبار کا پہیہ چلنا ہے تاکہ جو ہے وہ آگے بھی چیزیں آسان ہو جائیں, تو اس کے لیے کچھ اسٹیپس لینے چاہیے. ہماری 2-3 باتیں, ایک تو یہ کہ حکومت نے جو ہے وہ جو ٹائمنگ کی ہے اس میں اصولی طور پہ ٹائمنگ کو جو ہے وہ شام 5 بجے سے لے کے صبح سحری تک کر دینا چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا, اگر ایک دفعہ آ ہی گیا ہے کام کرنے والا تو کم از کم جو ہے وہ شام رات کو 10 بجے واپس جائے یا صبح 4 بجے جائے, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہ ایک بہت بہتری ہو جائے گی اور ایک ریسٹورینٹ انڈسٹری چلے گا تو معیشت بہت زیادہ چلے گی. ریلیف تک کی جہاں تک بات ہے تو کچھ چیزیں حکومت کو اٹھانی چاہیے. ابھی تک جو ہے وہ دیکھیں, رینٹل ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہماری بہت بڑی ایک ایکسپینس ہوتا ہے, اور جب کام ہی نہیں ہو رہا اور ہم نے حکومت کے کہنے پر اگر کاروبار اپنا بند کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس پہ ایک اسٹیپ اٹھانا چاہیے. جو ہمارا لینڈ لارڈ ہے وہ بھی کاروبار ہی کر رہا ہے ہمارے ساتھ, وہ بھی اس پہ ٹیکس دیتا ہے, تو حکومت کو آرڈیننس کے تحت چاہے وہ ₹1,00,000 والا رینٹل ہو یا ₹20,00,000 والا رینٹل ہو, اس کو لازمی اگلے 3 مہینے کے لیے مؤخر کرنا چاہیے. مؤخر نہیں بلکہ ویو کرانا چاہیے. اس کے علاوہ ٹرن اوور ٹیکس ہے جو حکومت ختم کر سکتی ہے. آئل کے دام بے تحاشا گر چکے ہیں تو بجلی کے داموں میں بے تحاشا کمی آنی چاہیے کمرشل اور انڈسٹریل سیکٹر کے لیے بالخصوص, اور اس میں جو ہے وہ حکومت کو اپنے ٹیکسز بھی ختم کر دینے چاہیے. سیلز ٹیکس اگر حکومت ختم کر دے تو اس میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی, سیل سے ختم کرے تاکہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہمارا کسٹمر ہے ہم اس کو اس کا بینیفٹ پاس آن کر سکیں. اسی طرح EOBI سیسی سے بینیفٹ دینا چاہیے اور ایسوسیشنز کو استعمال کرنا چاہیے. حکومت کو, وفاقی حکومت کو اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو ₹12,000 کی اسکیم عمران خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے اس میں نکالی ہے وفاق نے, اس میں ایسوسیشن کے تھرو جو ان کے امپلائیز ہیں ان تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہیے. نہیں تو لوگ سیلری دینے کے آلریڈی کام قابل نہیں ہے, لوگ کام نہیں کر پا رہے. ڈیلیوری سیکٹر اگر پورا کھول بھی دیا جائے پاکستان میں تو میکسیمم 15% تک جو ہے وہ ڈیلیوری کر کے لوگ اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں. 85% سیکٹر ڈائننگ کی وجہ سے, نہ ہونے کی وجہ سے پھر بھی بند رہے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں جس میں کرنی چاہیے, جس میں سب سے اوپر جو ہے وہ رینٹل کا ریلیف ہے جو گورنمنٹ پوری دنیا میں دے رہی ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی آرڈیننس کے تحت یہ لازمی کرنا ہے. اچھا, یوٹیلیٹی بلز کی تو بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ اجمل بلوچ صاحب وہ گورنمنٹ کے اپنے اختیار میں ہے. بجلی, گیس, پانی, یہ یوٹیلیٹی بلز گورنمنٹ ویو آف بھی کر سکتی ہے, ڈیفر بھی کر سکتی ہے. لیکن جو رینٹل پراپرٹی ہے اس کا جو رینٹ ہے وہ تو ایک پرائیویٹ آدمی کو آپ نے پے کرنا ہے نا, اس کے اندر حکومت کیا کر سکتی ہے؟ جی اجمل صاحب, اس میں کچھ بہت سارا سیکٹر ایسا ہے جہاں گورنمنٹ کی دکانیں کرائے پہ ہیں.
अच्छा। रेलवे की हैं, लाहौर में मतलब कुछ इदारों की हैं, सरकारी बहुत सारी जगह हैं जो स्टेट लाइफ की प्रॉपर्टीज होंगी, गवर्नमेंट EFU की अगर properties। गवर्नमेंट अगर उनको उन पे कर दे, कई जो प्राइवेट मालिकान हैं उनमें से 50% मालिकान ने किराए माफ़ कर दिए हैं। अच्छा, जो मतलब हर मार्केट से या डिस्ट्रिक्ट से इतला आई है, कई लोगों ने आज खुद से अपने माफ़ तो- कर दिए। अब तो उसकी सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं उनकी वीडियोस कि हमने माफ़ कर दिया। 50-50 दुकानों का एक मालिक है, उसने हम कहते हैं कि कोई बेवा है, यतीम है, उसकी एक ही दुकान है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, उसका किराया हम बाकियों से लेके तो उस तरह से कर लेंगे, इकट्ठा करके दे देंगे। लेकिन गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना होगा कि जिस दिन से ताला लगा है, जिस दिन ताला खुलेगा उस दिन तक जो दुकानें बंद हैं उनके किराए का कुछ ऐलान गवर्नमेंट को करना चाहिए, या गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट के पास 100 अरब रुपया था छोटे सेक्टर के लिए उसमें से उसको अदा करना चाहिए। देखिए ना, दुकानदार के पास मुलाजमीन भी है, अब उन ना तो उनको तनख्वाह दे सक रहा है, ना वो किराया दे सक रहा है, बिजली के बिल चले हम कहते हैं डेफर हो जाएंगे। कोई रास्ता गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। देखिए हम बाहर दुनिया की तरह नहीं है, दुनिया का सारा सिस्टम रजिस्टर्ड है, लोग बैंकों के लिए अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस और वहाँ पे लोगों को हर चीज मिल रही है। हम लोगों को तो ये सारा मतलब इतनी तादाद है, 70-80 लाख ताजर है छोटा, जिसको पता ही कोई नहीं है कि मैं बैंक कहाँ होता है। इसमें छोटा किराने की दुकान से लेके और बिल्कुल, तो इसमें सारे लोग सर सफर करें। हमने एक और तजवीज़ दी कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, 20 लाख तक बगैर सूद के बैंकों से कर्जे के लिए इन दुकानदारों को कह दिया जाए तो मुतमईन हो जाएंगे कि जब हम खोलेंगे वो आसान एक साथ में। और आज तक किसी ताजर ने कोई पैसा नहीं खाया, किसी और कम शरह सूद मतलब कम नहीं सर, बगैर सूद के दे दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा और ये लोग वापस कर देंगे और इससे दुकानदार मुतमईन हो जाएगा और हम मुकाबला कोरोना का कर सकते हैं। गवर्नमेंट की टीम को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इसमें को हमारे साथ बैठ के इसको करना। एहसन मलिक साहब, सबसे बड़ा रिलीफ जो आपके सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर ने दिया वो ये कि जो अब इन्वेस्ट करेगा उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ पड़ी है या इल गॉटन वेल्थ है या जायज़ नाजायज़ जिस किस्म का भी पैसा है वो ला के अब इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो रिलीफ दिया गया है, टैक्सेस मुख्तलिफ तरह के वेव ऑफ किए गए हैं, क्या लगता है अगले 2 से 3 माह में कितना बूस्ट हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में? भाई इसमें सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया, ये जो आपने बात की ना अनडॉक्यूमेंटेड अमाउंट जो लोगों के पास पड़ी हुई है, वो बायर को तो इस पैकेज में उन्होंने एंटरटेन किया है, बायर के लिए इम्यूनिटी है, बट इसमें सेलर को इम्यूनिटी नहीं दी गई है। आपने इन्वेस्टर को तो है ना, अगर मेरे घर पे 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं आज इन्वेस्ट तो कर सकता हूँ क्योंकि मुझसे गवर्नमेंट नहीं पूछेगी कि वो 5 करोड़ कहाँ से है। तो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे ना, वो सपोज वो प्रॉपर्टी मेरी है और वो FBR में या कहीं पर रिकॉर्ड पे नहीं है, तो जब वो पेमेंट आएगी मेरे पास, आपको अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो उसके बाद मुझे FBR पकड़ेगा या FIA पकड़ेगा या मुझे नैब पकड़ेगा। ये इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ है कि आपने बायर को इम्यूनिटी दे दी, सेलर को इम्यूनिटी नहीं दी। इसी तरह जो मैं इसमें समझता हूं कि इनको चाहिए कि एक एमनेस्टी सेलर के लिए भी अनाउंस करें और इस वक्त जो पूरी मुल्क की सूरत हाल है उसमें यानी जब आसानी के लिए अगर मुझे कहीं कंस्ट्रक्शन करनी है तो मुझे प्लॉट खरीदना है ना पहले, तो जाहिर बात है जो प्लॉट का ओनर है उसको भी इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। आप ये बिल्कुल मिलनी चाहिए। और बात ये गवर्नमेंट कहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर पे कोई इम्यूनिटी नहीं है, हर बंदा हर तबका फिक्र, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, वो बिल्डर बन जाए। ये अगर आप पैकेज अगर आपने देखा हो ऑर्डिनेंस, वो सिर्फ ओनली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए है, प्राइवेट पब्लिक मासेस के लिए ये नहीं है। मैं बल्कि लास्ट टाइम एक और चैनल पे भी बैठा हुआ था, मैंने वहां पे भी कहा कि आप कहीं से इसकी प्रैक्टिबिलिटी की रिपोर्ट बनवा लें कि ये किन लोगों को केटर कर रहा है, या ये बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को कर रहा है या ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को कर रहा है, कि उसको ग्लोरीफाई किया जाए, लोग उसमें इन्वेस्ट करें। हालांकि मैं ये समझता हूँ PM साहब को चाहिए था, हमारा अपना अदारा है HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगर आप उसी को एक्टिवेट कर लेते, उसी को और अपग्रेड कर देते, उसी के अंदर बेनिफिट्स रख देते, तो वो शायद इससे बेहतर परफॉर्म कर पाता। जैसे अभी आप यूटिलिटी स्टोर से काम ले रहे हैं, और जो अभी अगर पता नहीं आपने कल के अखबार में ऐड देखा होगा, नया पाकिस्तान का पहला एक ऐड आ गया है, वो जिस प्राइस में 830 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट दे रहे हैं, इतने पैसों में रेडी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, वो आप लोगों को ले दें। आप बैंकों से जो 30 अरब आपने सब्सिडी रखी है नया पाकिस्तान में, वो आप पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में आप वो 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का आप बैंकों से फाइनेंस करवा के जो बेघर लोग हैं उनको घर ले दें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अजमल बलोच साहब हमारे साथ थे, एहसन मलिक साहब और अतर सुल्तान। जारी बात है
हुकूमत भी एक हद से ज़्यादा लचक नहीं दिखा सकती, लेकिन हुकूमत का काम है कि वो लचक दिखाए, क्योंकि हुकूमत ही को इस वक्त इस क्राइसिस को लीड करना है, और हुकूमत जिस हद तक ताउन कर सकती है इन तमाम सेक्टर्स के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने रेवेन्यू अर्न करके हुकूमत को देना है, और हुकूमत पर FBR के ज़रिए से टैक्स कलेक्ट करके और अगले साल की के लिए रियासत का बजट बनाएगी जून में। लेकिन अगर ये सारे सेक्टर्स ख़ुद को नेगलेक्टेड तस्वुर करेंगे या ये महरूमी का शिकार हो जाएंगे, तो हुकूमत के लिए अगले साल का जो टैक्स रेवेन्यू है उसका हदफ पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने कहा कि पिछले साल हुकूमत ने 5,500 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का हदफ रखा था, लेकिन इस साल हुकूमत को 4200 या 4300 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू का हदफ नहीं रखना चाहिए। तो वो भी अगर कलेक्ट करना है हुकूमत ने, तो वो अगर मईशत चलेगी तो हुकूमत कलेक्ट कर पाएगी, और मईशत चलाने के यही वो सारे सेक्टर्स हैं जिनके ज़रिए से मईशत चल सकती है। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।